गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? बहुत क्लासेस मिस कर रही हैं बच्ची। सर इस क्लास से पहले कितनी क्लास हुई है? जी, सर इस क्लास से पहले आपने कौन सी क्लास ली थी? मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी बेटा, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे ना। यस सर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की क्लास ली थी। और फिर ट्रायल बैलेंस के क्लोज करने के बाद मैंने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स का थोड़ा एक रिवीजन करवाया लास्ट क्लास में जब आप नहीं थी। ठीक है, तो वो एक रिवीजन करवाया और उसके बाद जाके अब जो है हमने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एक्चुअली। सर एक्चुअली मेरे पास उसका नोटिफिकेशन नहीं था, वैसे तो मैं करती ज्वाइन। अच्छा, यस सर। मालूम ही नहीं चल पाया इस बारे में ना। यस सर। कोई बात नहीं। चलिए देखिए बेटा, आज जो हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल चैप्टर्स जितने भी थे ना, उसमें से अगर सही से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए। प्रैक्टिकल ये आखिरी चैप्टर होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, जो जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। और यही जो भी रह जाती हैं इस अकाउंट्स के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, यही सब चीजें हैं, वही डिस्कशन में लेना है हम लोगों को। तो खैर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर है, आसान है कंपैरिजनली दूसरे चैप्टर्स के, फाइनल अकाउंट के कंपैरिजनली थोड़ा सा आसान भी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं कि भाई जो फाइनल अकाउंट है उसका क्या है, इसमें क्या होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और जैसा नाम से दिख रहा है वो क्या चीज है, आप ध्यान से समझेंगे पहले तो। बेटा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है। हम लोग जब तक अभी जब शुरुआत हमने करी थी अकाउंटिंग की, जब शुरुआत करी थी तो हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया, और उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि हर एक ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट होगा। हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो 2 इफेक्ट करेगा, और दोनों इफेक्ट को जब रिकॉर्ड करेंगे, उसके दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके 2 इफेक्ट में जो जो चीजें हो रही होंगी उसको अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग ना कुछ ऐसा करते हैं कि भाई जैसे हम सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखिए, जो आसपास आपके घर के आसपास या कोई ऐसे जानने वाले लोग होंगे जो छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कोई अकाउंटेंट नहीं रहता, और ना ही वो हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते। जैसे हमारे घर के आसपास एक जनरल स्टोर है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो तरीका है वो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई कस्टमर आता है जो 2-4 हज़ार रुपए का सामान उससे लेकर जाते हैं, तो वो दुकानदार क्या करता है कि जो जो भी सामान है, चाहे 50 रुपए का, 10 रुपए का, कोई चॉकलेट लेके जा रहा है, कोई चीनी लेके जा रहा है, कोई दाल लेके जा रहा है, तो वो जो शॉपकीपर है ना बेटा, वो पैसा लेता है और अपना मस्त होकर बैठ जाता है। कहीं लिखता नहीं है कि भाई मेरे पे पैसा आया। जब वो लिखता ही नहीं है तो उसके अकाउंटेंट भी कहीं पे कुछ नहीं लिखेगा। अगर कल को अकाउंटेंट को देता है वो सारा रिपोर्ट कि भाई बताओ मेरा कैश सेल्स कितना है, तो अकाउंटेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो सेल्स कर रहा था उसने तो इस बात का ख्याल भी नहीं रखा। तो वो करते क्या हैं, वो लोग प्रॉफिट लॉस भी निकालते हैं। लेकिन इनके तरीके क्या होते हैं आप देखेंगे, जो मेरे घर के आसपास जिसकी बात कर रहा हूँ, कि वो जो दुकानदार है, वो जो भी चीज ले जाइए, आप 2,000 के ले जाइए, 5,000 के ले जाइए, 10,000 के ले जाइए, वो रिकॉर्ड नहीं करता कुछ भी। क्या स्टॉक गया, कितना कैश आया, कुछ नहीं मतलब है, बस वो गांधी जी को गिन लिया और रख लिया गले में। जो प्रॉब्लम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि जब वो रिकॉर्ड नहीं करता तो उसको आगे बाद में दिक्कत होगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये अकाउंटेंट के पास या अपने पास वो रिकॉर्ड रखता है। सर वो कौन सी कुछ चीजें हैं, तो ये यही दुकानदार है ना, ये बेटा अपने पास एक कॉपी रखता है। उस कॉपी के अंदर ना ये लिखता जरूर है कि किसको किसको मैंने उधार दिया, किसको किसको मैंने क्रेडिट पे सेल किया, वो चीज रिकॉर्ड कर लेता है।
कई बार तो ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो अपनी कॉपी भी लेके आते हैं साथ में कि भाई साहब मैंने ये आपसे सामान खरीदा, आप इसमें चढ़ा दो। वो अपने में भी चढ़ाते हैं, इसके में भी चढ़ा देते हैं। तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो शॉपकीपर है, जो छोटे मोटे शॉपकीपर है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई मेरा सामान जा रहा है, मेरा सामान जा रहा है, कोई चोरी तो हो नहीं रहा, मैं कैश में बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर कहीं उधार जाता है, क्रेडिट पे मैं सेल करता हूं, तो उसको लिखूंगा, वो मर ना जाए कहीं मेरे पैसा। तो वो सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करता है, बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता। ऐसे ही जब वो किसी से सामान कैश में खरीदता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, सामान खरीदता है, पैसे देता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो क्रेडिट पे परचेज करता है तो वो बिल उसको मिलता है, वो संभाल के रखता है कि भाई कल को जब ये पैसा मांगने आए तो मुझसे ज्यादा ना ले ले, तो वो उस चीज को रिकॉर्ड करता है। तो आसपास में आपने बहुत सारे ऐसी दुकानें देखी होंगी जो कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाए वो नहीं लिखते, वो सिर्फ वो लिखते हैं क्रेडिट वाले, किसको उधार दिया था, किससे उधार लिया है, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, इन सब बातों का ख्याल रखते हैं। अब कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो उनको वैसे याद रह जाती, जैसे रेंट है तो उनको पता है कि रेंट तो फिक्स्ड है, हर महीने कितना जाना है। बिजली का बिल है, आजकल मोबाइल में आ जाता है तो वो मालूम चल जाता है उनको। तो बस यही दो चार चीजें वो लोग लिखते हैं और जिंदगी ऐसी चलती रहती है, उनको सरदर्दी नहीं कि भाई हमने हिसाब किताब कैसे करा। तो इस टाइप के अकाउंटिंग को जो हिसाब किताब हो रहा है उसको कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है, सारे तो रिकॉर्ड्स आ ही नहीं सकती। और इसी को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले ये लगता था, जैसे मैं बचपन में देखता था, यार ये तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसका मतलब इसमें एक ही एंट्री होती होगी। तो एंट्री का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, जब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर ट्रांजेक्शन्स के जो भी इफेक्ट्स होंगे, डुअल इफेक्ट होंगे, तो दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में है कि इफेक्ट दो हैं, लेकिन हमारी मर्जी, हम दो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक भी रिकॉर्ड करते हैं। कई दुकानदार ऐसे भी, जैसे मैंने सामान आपको उधार दिया, आप चेतना को मैंने उधार दिया, तो मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसमें मैंने लिख दिया जी चेतना को मैंने 5,000 का उधार दिया। सामान का स्टॉक का जो लेजर है उसमें नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ अपने कस्टमर्स डेटर्स के जो लेजर्स हैं उसमें चढ़ा रहा हूं। तो दो इफेक्ट होने चाहिए थे, स्टॉक हमारा कम हुआ था और हमारा डेटर बढ़ गया था, लेकिन मैंने क्या करा बेटा, सिर्फ जाके डेटर में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम है। क्लियर है जी? बात समझ में आई? थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम क्या होता है? यस सर। चलिए यस सर। ओके, आइए अब वापस आते हैं हम जरा, एक मिनट। तो अब देखिए, मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो बातें मैंने आपसे बताई उसको देखिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो नहीं करते, कि जैसे हम लोग बात करते थे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तो मतलब परचेज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल्स का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, कैश सेल्स का भी होना चाहिए, क्रेडिट सेल का भी होना चाहिए, कैश परचेज का भी होना चाहिए, क्रेडिट परचेज का भी होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करा, नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट, इसको इन्होंने रखा ही नहीं हिसाब में। क्या जरूरत है भाई, हमें जरूरत ही नहीं, हमारी दुकान है, कैश में जो आ रहा है वो अपने पॉकेट में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने का स्टॉक बचा हुआ है, कितने का बिल्डिंग है, कितने का मशीनरी है, कोई मतलब नहीं है, सामान खरीदा रख दिया, ठीक है, क्योंकि इनको फिक्र नहीं है किसी बात की। तो इस टाइप की जो अकाउंटिंग होती है उसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है बेटा, नॉर्मली अंडर दिस सिस्टम रिकॉर्ड कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इसमें ज्यादातर ये होता है कि डेटर्स क्रेडिटर का रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ लोग कैश का भी रखते हैं। सर कैश का कैसे? जैसे शाम हो गई, दुकान बंद करना है, शटर डाउन करना है, अपना गले से जितने पैसे निकाले लिख लिया जी, आज का सेल 50,000 का है, 20,000 का, 30,000 का है, ये लिख के चले जाते हैं। बस इतना ही लिख देते हैं, सेल, उसको सेल मान लेते हैं, जबकि सेल तो बेटा कैश और क्रेडिट दोनों था, लेकिन उनमें से एक भी हुआ उसी को ले लिया इन्होंने। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या रखा जाता है बेटा, कैश का कोई पर्सनल अकाउंट है, जैसे राम का हिसाब रखना है, श्याम का हिसाब रखना है। पर्सनल अकाउंट तो आपको मालूम ही है, लायबिलिटी में आते हैं सारे पर्सनल अकाउंट। तो किसको एडवांस दिया है, किससे एडवांस ले रखा है, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, वो सारी चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर ही तो आती हैं। तो उसका ये हिसाब रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि अंडर दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑफ कैश इन पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स क्रेडिटर आर प्रॉपर्ली मेंटेन
While information relating to liabilities, अगर उनसे पूछ लो कि भैया एसेट्स कितने आपके पास, उनसे पूछ लो साहब आपका बिजनेस है, आपके लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, तो लाइबिलिटीज के तो आपको बता देंगे, लाइबिलिटी तो फिर भी बता देंगे, इसको हटा दीजिए, लाइबिलिटी तो फिर भी बता देंगे, लेकिन वो एसेट्स का रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे, वो आपको एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे, वो आपके इनकम्स के सारे रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे कि कहाँ से कमीशन मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट रिसीव रहा, कितने का इंटरेस्ट रहा, ठीक है, ये सारी चीजों का वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं बता सकते। जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनसे तो बस एक ही चीज पूछ लो, कितने का उधार दे रखा है, आपका कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, आपने कितने का उधार ले रखा है, ये पूछ लो, देखो आपकी जबान से ऐसे निकल जाएगा। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट और मुझे बताइए इसमें से कोई डाउट है, बात को समझने में कहीं दिक्कत हुई तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसमें आपकी हेल्प करूं फिर समझाने में। बताइए जी। नोट कर लिए बच्चे? आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी जा रही है आप Sir, तक? 1 minute. Yes, Yes, sir, sir. sir, आवाज आ रही है। मैं कंफ्यूज, मुझे लगता है कि शायद माइक ही खराब हो गया, अब बात ही नहीं पहुंच रही आप तक। No, sir. I have done. हो गया सर। जी Sir, 1 minute. तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली छोड़ देते हैं, लिखते ही नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शंस के कुछ पार्ट लिख लेते हैं, यानी एक इफेक्ट को लिखते हैं, कभी कभी दोनों इफेक्ट्स को भी लिख देते हैं, इनकी मर्जी चल रही है भाई, इनको सरदर्दी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, बाद में फर्क पड़ता है इन लोगों को, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोगों को बाद में फर्क पड़ता है, जब इनकम टैक्स की बारी आती है तो वो कहते हैं जी हमें तो डबल एंट्री सिस्टम से चाहिए सब कुछ, ऐसे तो आपने टैक्स गलत रिकॉर्ड करोगे, ऐसे तो प्रॉफिट आपका गलत आएगा, आपने सारे खर्चे सारी इनकम तो लिखी ही नहीं, उनको तब दिक्कत आती है। जब इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तब दिक्कत आती है, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो कैसे इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, बिजनेस को बेचना हो तब दिक्कत आएगी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जहां पे सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल बंदा है, अपना बिजनेस चला रहा है, उसको ये सब इतना दूर का थोड़ी ना सोचता है वो कभी, उसने तो बस ये कि इतना टाइम नहीं है, किसी बंदे को थोड़ी ना रख रखा है कि सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पैसे बच रहे भाई, सबसे मेन चीज है वो पैसे बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग ही नहीं करते इस चीज की। चलिए आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखिए कि सर क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो मैंने आपसे बोला कि वहां पे नहीं रिकॉर्ड होने की ये कुछ वजह है बेटा, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप देखिए दिस सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, जिनको पूरे अकाउंटिंग की नॉलेज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, वही इसको फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं, आप ये समझ लो वो अकाउंटिंग से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, सस्ता पड़ता है यार उनको, ठीक है, हिसाब किताब रखना सस्ता पड़ता है, दो हिसाब रखेंगे खुद ही कर लेंगे, ये चलो किसी बंदे को बुला लेंगे, लेकिन कोई स्पेशलाइज अकाउंटेंट रखने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना इसमें, इसलिए इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि लोग लापरवाही में रखते हैं इस चीज को, टाइम बचता है कई बार इसमें, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो उसमें टाइम लगता है आपको, तो इसमें कम वक्त में आपका हिसाब किताब तैयार हो जाता है, और ये कई लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्यों भाई, किसके लिए, वो ऑनर के लिए, ऑनर को जरूरत ही नहीं किसी और को हायर करने की, खुद ही मेंटेन कर लेता है वो, और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखता है जब उनको पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी चीज को लिखता है, क्या उसके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं बातों को लिखता है और उसका काम चल जाता है। बात समझ में आ गई बेटा आपको? Yes, sir. तो क्या रीजन है? पहले रीजन ये है कि सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, टाइम बच जाता है, कन्वीनियंट है, ओनली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके ओनर अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Sir, ले लिया।
इसको प्लीज लिख लीजिएगा कि कभी भी आप रिवीजन करें तो आपको समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा है इसमें। जी नेक्स्ट, लिमिटेशंस। भाई अगर मान लीजिए हमने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो सर इससे क्या होगा, क्या नुकसान है? मेरा बिजनेस है, मैं जैसे चाहूँ, मैं चाहूँ 1 रुपए का हिसाब ना रखूँ, मैं बड़ा ध्यानी आदमी हूँ, मैंने जिसको उधार दे दिया मैं भूल जाता हूँ, जिससे पैसे लेने हैं वो भी भूल जाता हूँ, जिसको देने हैं वो भी भूल जाता हूँ। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा ना कि आप भूल जाओगे, आप बोल दोगे जी मैं भूल गया, तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है? सबसे पहले कि देखिए, जब आपने कोई ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर लिखा है, किसी ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली नहीं लिखा, तो आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रॉपरली बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो आपका तभी बन सकता है जब आपने सारे के सारे लेजर अकाउंट बनाए होते हैं, और सारे लेजर बनाते हैं तभी आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो आपके अकाउंट्स की एक्यूरेसी ही पता नहीं चली, आप मालूम ही नहीं कर पा रहे कि भैया सारे चीजें रिकॉर्ड हुई भी हैं या सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, आप ये भी नहीं मालूम कर सकते। दूसरी चीज कि आप अगर ये सिस्टम फॉलो करते हो तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत और भी है कि आप इस सिस्टम से कभी भी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, जो आपके प्रॉफिट्स हुए या आपको लॉस हुआ, इसके बारे में आप प्रॉपर नहीं कभी बता सकते। आप ये भी नहीं बता सकता कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, क्या आपके पास एसेट्स है, क्या आपके पास लायबिलिटीज, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी क्या कमाती है, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा रहता है, कहां कहां से पैसे आने हैं। अगर उसको अचानक से 2-3 महीने में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या उसके पास कोई लिक्विडिटी ऐसा है कि जो फटाक से पैसे निकाल के उसकी पे कर सके। कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, 5 साल 10 साल के बाद अगर किसी को पैसे चुकाने पड़ते हैं, कहीं लोन देना पड़ता है, तो कहां से पैसे आएंगे, कहां जाएंगे, इन सब चीजों का हिसाब नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में बेटा सारा हिसाब है, क्योंकि हम वहां पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को लिखते हैं। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स था जो हमें क्या बता रहा था बेटा, लिक्विडिटी बता रहा था कि पैसे कैश में जल्दी आएंगे। नॉन करंट एसेट्स ये बोल रहा था कि थोड़ा लंबे टाइम पे आएगा, और वो जो भी लंबे टाइम में जो जिसको पे करना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, आप उससे आप पे कर देना। इससे लिक्विडिटी करंट एसेट से किसको पे करोगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर देना। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सही से बना है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाएगी, कंपनी की क्या सिचुएशन है, कितनी अर्निंग हो रही है, क्या रेवेन्यू है। सेल सही है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी सही हो जाएगा। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए ये सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, लेकिन आप इन सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करने की वजह से आप बिजनेस को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब बिजनेस एनालाइज अगर नहीं हो सकता तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी से आपको कर्ज लेना पड़े, ठीक है, आपको प्लानिंग करना पड़े फ्यूचर में कि इस साल मेरी सेल्स, अगले साल के सेल्स को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाया जाए। इस साल मैंने जो एक्सपेंसेस किए थे एडवर्टीजमेंट्स में, अगले साल उसको और बढ़ाना है, तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं है, क्या बढ़ाना क्या घटाना ये तो पता ही नहीं चल रहा आपको कुछ। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसकी लिमिटेशंस है। दूसरा मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस क्लेम को लेने में इंश्योरेंस कंपनी से कि जो हमारा इन्वेंट्री था, जो हमारा स्टॉक था, उसमें आग लग गया, चोरी हो गया। तो जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा है कि मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है, तो आप कैसे क्लेम कर पाओगे कि इतने का एग्जैक्ट इतने का सामान मेरा चोरी हुआ है, इतने का ही सामान हमारा कहीं पे गया है, आग लग गया है, नुकसान हो गया, चूहे खा गए, हम नहीं बता सकते। हम तुक्का मारेंगे, यार मैंने ना 10 किलो लाया था, शायद 10 किलो था पड़ा हुआ, कल बेचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 किलो तो चूहे खा गए। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें 50,000 का सामान था, उसमें आग लग गई। हम ये इस टाइप की बातें हम लोग करेंगे सर, और वहां पे एक्यूरेसी तो आएगी ही नहीं। तो ये लिमिटेशंस है, इसकी खामियां हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। और दूसरी बात ये ना, आपको जो भी अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज है, उसको कन्विंस करने में आपको मुश्किल आएंगी। उनको आप बता ही नहीं सकते, एग्जैक्ट इनकम नहीं बता पाओगे तो एग्जैक्ट टैक्स नहीं निकालोगे। उसके लिए तो आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आम जिंदगी में होता क्या है, आम जिंदगी में क्या होता है कि जैसे भी जो भी हैं, जो छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं, अगर वो इनकम टैक्स देते हैं तो बेटा वो रिकॉर्डेड इनकम टैक्स डबल एंट्री सिस्टम थोड़ी ना फॉलो किए थे।
उन्होंने अजम्पशन बेस ले लिया। उन्होंने लास्ट के साल के एंड में के हमने साल के एंड में हमने सारे एसेट सारी लायबिलिटी चेक कर दी, बस वही हो गया जी। प्रॉफिट निकालने के बहुत सारे ऐसे तरीके उन्होंने निकाल लिए अपने तरीके से। जैसे चेतना, आप इस पर ध्यान देना मेरी बात को, कि जैसे मान लीजिए मैंने ना बिजनेस साल के स्टार्ट में 2 लाख क्या किया था, जब साल के एंड में देख रहा हूँ तो मेरे पास बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक सब कुछ जोड़ जाड़ के, कैश, बैंक सब कुछ जोड़ के ना 12 लाख रुपए है। मैंने स्टार्ट 2 लाख से किया था, और आज के डेट में मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं, 12 लाख के पड़े हुए हैं। तो आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या अर्न कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, कितना कमाया? जी बेटा जी। सर 10 लाख। 10 लाख, वेरी गुड भाई। हमने 10 लाख रुपए कमा लिए। 2 लाख से स्टार्ट किया था, औकात 12 लाख की हो गई, तो हमने 10 लाख रुपए कमा लिए होंगे। आप देखिए ना, हमारे घरों में हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा देखो, हमने ना अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी 50,000 से। हमने जिंदगी स्टार्ट करी थी, बस 2,000 रुपए थे हमारे पास। आज देखो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है वो, इस टाइप की बातें करते हैं। तो वो हमें नहीं पता कि हर साल उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, लेकिन आप डिफरेंस निकाल दो, जो उन्होंने लगाया, जो वो शहर लेके आए, जो उनके बाप दादा ने दिया, और जो आज वो वैल्यू रखते हैं, उसको माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है? वो प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते ये लोग, डिफरेंस से एस्टिमेशन बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा उसका यही तरीका होगा। वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपके साथ हर साल का प्रॉफिट कितना रहा है, एस्टिमेशन बेसिस चलेगा, क्या लगाया था और क्या आज पाया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मैं यहां से इंक हटा देता हूँ, ये लीजिए। जी ले लिया। वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट कि सर, तो कैसे ये मालूम करेंगे कि इनका प्रॉफिट लॉस कितना है? ये कैसे मालूम करेंगे कि इनके पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है? तो मैंने आपसे कहा कि इन लोगों का जो तरीका होता है वो ज्यादातर एस्टिमेशन बेसिस होता है। तो इसमें भी हमारे पास ना 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है नेटवर्थ मेथड। नेटवर्थ मेथड का मतलब वही है जो हम बोल रहे थे कि भाई आप वर्थ मतलब होता है कैपिटल, यहाँ पे नेटवर्थ मतलब कैपिटल है। तो उसमें क्या होता है, हम ये मालूम करते हैं कि भाई आपने शुरुआत में बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था। जनरली सारे लोग ना सही बता देंगे कि कितने से किया था। तो साल के एंड में जाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, सारे स्टॉक गिन लेंगे, सारे डेटर का तो लिस्ट रख ही रखा होगा इन्होंने, प्लांट वहीं पड़ा होगा, फर्नीचर वहीं होगा, कैश का चेक कर लेंगे, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए वो सारा चेक करके एसेट्स का हम पता कर लेंगे। तो हमें पता है ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, ये देखो हम लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ा था कि भाई एसेट्स हमें मालूम चल गए, और ये एसेट से मान लेते हैं कि 100 रुपए का, और जो हमने शुरुआत में कैपिटल लगाया था बेटा, वो कैपिटल था हमारा 20 रुपए का। तो हमें ये भी मालूम चल गया कि हमारी लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पता कर लिया। तो ये जो हमारा पता लगा ये 80 रुपए का, तो ये 20 रुपए का हमारा कैपिटल स्टार्टिंग का था। एंड में भी यही काम करेंगे। एंड में जो एसेट्स हमें मालूम चल जाएगा, सारे प्रॉपर्टी जोड़ देंगे, वो हो गया जी 200 रुपए। हमने एंड की सारी लायबिलिटी जोड़ दी, वो हो गया जी हमारा 30 रुपए। डिफरेंस निकाल लिया तो पता लगा साहब ये तो हमारा जो कैपिटल है ना वो 1,70,000, सॉरी 170। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया। 80 रुपए लगाए थे और आज की डेट में हमारे पास कितना हो गया बेटा? हमारे पास 170 हो गए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमने शुरुआत में क्या लगाए वो पता लगा लेते हैं, फिर एंड में क्या लगाए, क्या बचा है हमारे पास वो पता लगा लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में से सारी लायबिलिटी मालूम करते हैं तो मालूम चल जाता है कि जितना बच गया वो सब मेरा ही तो बचा। तो हमारे पास 2 मेथड आते हैं। पहला मेथड जो है वो नेटवर्थ मेथड है, जो जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। उसमें कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ता है, ओपनिंग का कैपिटल और क्लोजिंग का कैपिटल। तो इसमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट ही होती है। एक तरफ उसके सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन ये एस्टिमेशन बेसिस पे है। हमारे पास कोई बिलिंग वगैरह तो है नहीं जिसको रिकॉर्ड किया, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम सारे एसेट्स लायबिलिटी को लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये नेटवर्थ मेथड है, मेथड 1, जिससे हम लोग उस साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। पहले तो साल के स्टार्टिंग का और साल के एंड का कैपिटल पता कर लेते हैं, फिर उसके डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस आ जाता है।
सेकेंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पहले बता दी थी, जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई कैश सेल्स इतना है, क्रेडिट सेल इतना है, कैश का कुछ चीजें नहीं बताई, तो हमने वहां से पता करना कि स्टॉक का पता किया कि स्टॉक कितना था, कितना बिक गया, कितने % पे स्टॉक बिकता है, उससे कैलकुलेट करते धीरे 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 एक प्रोसेस फॉलो किया कि पहले मुझे पता लग जाए कि भाई मेरे पास स्टॉक 10 लाख का था, एंड में स्टॉक 8 लाख का बच रहा है, इसका मतलब 2 लाख का स्टॉक मैंने बेच दिया। अच्छा, जो 2 लाख का स्टॉक बेचा वो 20% के प्रॉफिट पे है, तो वो निकाला, फिर रेंट डाल दिए, हमें पता था हर महीने का रेंट क्या है, बिजली का बिल डाल दिया, उसमें कुछ एस्टिमेटेड ऐसे करते हुए कुछ खर्चे वर्चे डाल के ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग बनाते। तो जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाले जिनके पास अकाउंटेंट नहीं होते, उनसे ज्यादातर इसी मेथड से फॉलो करके वो बना देते अपना अपना मतलब एक लमसम सारी चीजों को लिख के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इसके प्रॉफिट लॉस निकालने के। पहला मेथड है बेटा नेट वर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। नोट कीजिए बच्चे। हो गया सर। वेरी गुड, स्पर्श करा बेटा। Yes, sir, done. चलिए, अब आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। ये साहब ये दो मेथड है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस मेथड्स को मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ले लिया। तो कैसे आते हैं साहब, एक बात बताइए, मैं आपको ना कुछ चीजें मोटी मोटी बता देता हूँ। ये लीजिए, एक मिनट रुकिए, मैंने क्या करा आपको, जी ये मैंने रखा आपके सामने। हाँ जी, देखिए बेटा, मैंने ना आपको ना कुछ चीजें बतानी है। अब वो क्या है सर, मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास ना साल के स्टार्टिंग में कैपिटल, जब हमने दिल्ली आए तो हमने यार 10 लाख रुपए लेके आए अपने घर से, 10 लाख रुपए लेके आए थे। ये बात है 1 अप्रैल 2010 की। और फिर मैंने क्या करा कि साल के एंड में सारा कुछ करने के बाद, एसेट्स लायबिलिटी माइनस करने के बाद, मुझे मालूम चलता है कि मेरी जो पूंजी हो गई है आज के डेट में वो 11 लाख रुपए की है। ठीक है सर, कितने की है टोटल, 11 लाख रुपए की है। एक मिनट जी, ये 11 लाख रुपए की हमारे टोटल वैल्यू है। टोटल, अब मुझे बताइए, अगर मैंने ये दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन में दे दी आपके, ठीक है, दो चीजें इंफॉर्मेशन में आपके दे दी है, एक तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे दिया और एक आपको दे दिया सर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया आपको। तो मुझे एक बात बताइए कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बाद आपको ये नहीं लग रहा कि अगर मैं ये बता दूं कि ये चीज ना साल के एंड की है, तो बताइए प्रॉफिट 11 लाख बताया मैंने, हाँ सॉरी, तो ये 10 लाख से 11 लाख की आज हमारी वैल्यू हो गई, तो क्या मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ या सर ये लॉस हो गया? ये मुझे बताइए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो गया? So profit. सर ये हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे ये बता सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। 1 लाख का हुआ, वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताइए कि सर अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने ये बता दिया मेरे को कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल में किया 2010 में, और इसमें जो पैसे लगाए वो बेटा मैंने लगाए थे 10 लाख रुपए। फिर ना मुझे जरूरत पड़ी 1 अक्टूबर में कुछ और पैसों की, 2010 में ही, तो मैंने कुछ और पैसे लगा दिए
वो तकरीबन 5 लाख रुपए थे, जिसे हम लोग एडिशनल कैपिटल वगैरह कहते हैं ना, एडिशनल कैपिटल। और साल के एंड में जब मैंने चेक किया कि यार मेरा बिजनेस कहाँ तक पहुंचा, कितने हैं मेरे पास, सारा कुछ माइनस प्लस करने के बाद जब कैपिटल को मैंने आप करीब से देखा तो मालूम चलता है कि ये कैपिटल जो है मेरे पास 18 लाख रुपए का है। तो मुझे बताइए क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसमें भी? The profit. इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ ना? यस सर। कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 3 3 lakh. लाख। 3 लाख का। तो बेटा आपने क्या किया ऐसे, इसमें इस बार 3 लाख क्यों हो गया? पैसे तो बिजनेस में अभी भी 10 ही लाख लगाए थे ना, इस बार भी 10 ही लाख लगाए, फिर आपने कैसे बोला अलग है? कैपिटल यहाँ भी 10 लाख है, कैपिटल यहाँ भी 10 लाख है, इसका एंड का कैपिटल 11 लाख है, इसका एंड का कैपिटल 18 लाख है। तो हमने ऐसा क्यों ऐसा किया? Sir, additional capital को plus किया है. एडिशनल कैपिटल को हमने क्या किया? प्लस किया। क्यों किया प्लस? क्योंकि हमने बिजनेस में ये भी लगाया है और ये भी लगाया है, तो टोटल अब तक जितना लगा चुके हैं उसमें से हमने माइनस किया। तो इस फॉर्मूले में क्या किया आपने? इसमें तो आपने क्लोजिंग कैपिटल को आपने किससे माइनस कर दिया था? ओपनिंग कैपिटल से माइनस करके प्रॉफिट निकाला था। सही बोला मैंने? बोलिए बच्चे। Yes sir. इसमें लेकिन आपने क्या किया, जो क्लोजिंग कैपिटल था ना, जब उसको माइनस करना था बेटा, तो आपने ओपनिंग और प्लस एडिशनल दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद माइनस किया प्रॉफिट के लिए। सही बात है? Yes sir. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसे दिया कि सर 1 अप्रैल 2010 में जो कैपिटल हमने लगाया वो तो 10 लाख का था। फिर 1 अक्टूबर 2010 में हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी एडिशनल कैपिटल जिसे हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग कह रहे हैं जी एडिशनल कैपिटल, वो मैंने लगाए सर 5 लाख रुपए। कितने लगाए? उसको हमने लगाए 5 लाख। उसके बाद आइए हमने क्या करा, हमें घर में कुछ पैसों की जरूरत थी, तो 31 दिसंबर 2010 में ही हमने कुछ विड्रॉ कर लिया जी। विड्रॉ कर लिया बेटा 50,000 का। ठीक है बेटा, ये मैंने लगाया शुरुआत में, फिर ये भी लगाया, फिर बाद में ये निकाल लिया जी। और जब एंड में मैंने पता किया कि जी सब कुछ करने के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद 31 मार्च 2011 को जब मैंने चेक किया, तो मेरा कैपिटल पता लग रहा है कि उस टाइम में जी 18 लाख रुपए का कैपिटल दिख रहा है मुझे। ठीक है जी, तो अब बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? So profit. प्रॉफिट हुआ ना? कैसे पता चला सर? तो कैपिटल को प्लस किया और ड्राइंग को माइनस किया. कैपिटल को प्लस किया? कौन से कैपिटल को प्लस किया? एडिशनल को ना? Yes sir. ओके ठीक है जी। अब इसी तरीके से मुझे ये बताइए, जब ये बात आपने पता करी तो इसका जो फॉर्मूला आपने क्या बनाया? अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट निकालना है तो आपने जो फॉर्मूला बनाया होगा वो क्या बनाया होगा? Opening capital plus additional capital minus withdrawings. जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस Plus additional capital. नहीं, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग ना, अपना क्लोजिंग तो माइनस कर रहे हो। Yes sir. तो मैं लिखूंगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस का ड्राइंग्स। यही है? Yes sir. तो बताइए, इस तरीके से आपने प्रॉफिट निकाल लिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसको ना
अगर हम फॉर्मूले वाइज देखें तो यही हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस का, जो आप करते जा रहे हैं। तो बेटा हमारे लिए जो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बन के आता है वो यही आता है। क्या बनता है सर? ये बनता है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस का ओपनिंग कैपिटल माइनस का एडिशनल कैपिटल प्लस में ड्राइंग्स। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माइनस था ना बेटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये माइनस यहाँ गया तो ये भी माइनस हो गया, ये यहाँ गया तो प्लस हो गया, तो वही काम हुआ। ये बताइए क्लियर है? ये बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो नो सर। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले तो। ये इक्वेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन में। इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाएंगे, ये इक्वेशन फॉर्म। और ये आपने खुद बनाया बेटा, मैंने नहीं बताया, आप खुद बताते गए ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म की बात करें, अगर इसके तो स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर, और ऊपर लिखते हैं बेटा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, आप नीचे लिख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा? यही क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल में जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। फिर बच्चे आपने बोला कि सर इसको ऐसा करिए, ऐड कर दीजिए इसमें ड्राइंग्स को, और लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को हमने क्या करा? लेस कर दिया जी। और एक चीज आप और लेस करवा रहे थे लास्ट में, वो क्या था? या शुरुआत में, जब चाहे कहीं पे भी कर लें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल को। तो ये वैल्यू करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो बेटा वो प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं माइनस में आ जाए तो उसे आप लॉस कहेंगे, अगर माइनस में आ गया तो। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। लेकिन पता क्या होता है, देखिए हमने क्या करा, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा, फिर उसमें से हमने ये ड्राइंग पहले प्लस कर दिया। आप चाहें तो ड्राइंग पहले प्लस ना करके आप एडिशनल कैपिटल लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन कुछ चीजों में ऐसा करा गया है कि इसको ना यहाँ तक पार्टीशन बना दिया गया इसको, और इसको एक नाम दिया गया, इसको बोला गया एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोला गया सर? एडजस्टेड कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करा, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करा, उसे हमने क्या बोला जी? एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल से हमने क्या माइनस किया? ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट और लॉस आ गया। बताइए बच्चे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी तरीके की? समझ में आ गई बात? ये सर क्लियर है। क्लियर है। तो Yes, जनरली sir. आपको ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स देने हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में देने हैं, ठीक है? इक्वेशन फॉर्म में नहीं देने हैं, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें जो होता है स्टेटमेंट बना के हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। लेकिन इस प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने मेथड 1 मेथड 2 जो बताया था, वो मेथड 1 का ये वाला पार्ट है, ये मेथड 2 का भी बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑलरेडी हमें ना कैपिटल गिवन है,
इसमें हमें बता दिया कि भैया एंड में कैपिटल कितना है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि शुरुआत का कैपिटल कितना है। जब नहीं देते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम साल के एंड का एसेट्स, साल के एंड की लायबिलिटी को हम माइनस करते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि कैपिटल कितना है। ऐसा कब करेंगे बेटा, जब हमें कभी भी कैपिटल नहीं दे रखा हो। अगर ओपनिंग नहीं दिया होगा तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल निकालेंगे, लेकिन ये एसेट्स कौन सा वाला लिखने वाले हैं, ओपनिंग का। ये लायबिलिटीज हम कौन सा लिखने वाले हैं, ओपनिंग का। तो कैपिटल कौन सा आएगा हमारा, ओपनिंग का। ठीक है जी, ओपनिंग का करेंगे। तो अगर हमें मान लीजिए कि कैपिटल क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ, तो इसको ओपनिंग की जगह कौन सा वाला लिख लेंगे सर, क्लोजिंग वाला। तो कैपिटल भी हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग का। क्लियर है। तो चलिए खैर करेंगे ऐसा क्वेश्चन हम लोग, तो समझ में आएगा हमें बेहतर तरीके से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नो सर। आइए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ his business, he gives the following information. उन्होंने कुछ information आपको दे दिया, opening capital, closing capital, drawings, capital added during the year, और calculate profit or loss. तो हमें इसमें बेटा कैलकुलेट करके दिखाना है क्या, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। और ये हम शुरुआत हमारी स्टेटमेंट की होनी थी। किससे स्टार्ट होगा बेटा, शुरुआत किससे होगा बताइए स्टेटमेंट का? सर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम लिख देंगे इसमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर और क्लोजिंग कैपिटल भी आप लिख सकते हैं जी। आप खुद से बना के देखेंगे? यस सर। जी, करके दिखाएं। जी, नोट तो कर लिया होगा आपने। तो आइए, सबसे पहले हमने जो है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा। उसके बाद बेटा इसमें ड्राइंग्स को हमने प्लस करा, और एडिशनल कैपिटल को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। जी बच्चे बताइए, इसके बाद क्या आंसर आता था बेटा जब अगर हम ऐसा करते थे तो? सर इसके बाद एडजस्टेड कैपिटल। जी, एडजस्टेड कैपिटल आ जाता था, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिखा एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एडजस्टेड कैपिटल लिखते वक्त आपको बस एक लाइन यहाँ पे जरूर खींच लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं खींची है, तो आप ऐसे करके लिखिएगा एडजस्टेड कैपिटल। आप यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का निशान अगर लगाएंगे तो कभी भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत और यहाँ पे माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ना यहाँ माइनस लिखना है, ना ही यहाँ पे ब्रैकेट दिखाना है। ये ब्रैकेट तब दिखाया करें जब आप उसके सामने कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे होते, तब चलता है ऐसा। तो अगर आपने वहां पे लिख रखा है प्लस माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जी, चलें आगे बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे एंड में? ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल।
ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया 2 लाख को, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर 35,000 35,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, है ना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। क्लियर है? yes sir. ओके, तो ये आप यहाँ पे भी अब ध्यान रखेंगे इस चीज का कि स्ट्रेट लाइन जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आप देखिए, मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 5 लाख का। और एट द एंड ऑफ दिस ईयर द पोजीशन वाज, देखिए ये स्टार्टेड बिजनेस है, इसका मतलब कौन सा कैपिटल है ये बता सकते हैं आप? सर ओपनिंग opening ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनका जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, एट द एंड में क्या क्या सिचुएशन है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर जो है 80,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, उन्होंने दोबारा कैपिटल लगाया, और ड्राइंग है इनके सामने 90,000 का। तो खैर इसको आप सही से देखें तो ये देखिए आपके सामने जो सन्ड्री क्रेडिटर है बेटा, ये आपके लिए क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी? liability कैश इन हैंड क्या है आपके लिए? एसेट्स। assets बैंक assets और डेटर्स, assets स्टॉक, assets फर्नीचर assets और मशीनरी भी। तो आप इसमें आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या करा उन्होंने कि क्लोजिंग कैपिटल यहां से मिसिंग है ना, क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने नहीं दे रखा है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? वही बचपन में जो पढ़ा था हम लोगों ने, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू का कैपिटल। क्लियर है yes sir. जी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू का कैपिटल, इस तरीके से हम लोग मालूम कर लेंगे। लेकिन हम इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे बेटा, हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे इसका, हमें स्टेटमेंट बना के दिखाना है। स्टेटमेंट कैसा? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट बनाते थे। हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट, याद है आपको? उस बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ही तो लिखते हैं। यहां पे क्या हुआ कि इसी बैलेंस शीट को हमने क्या नाम दे दिया? इसका नाम दे दिया बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताइए बच्चे, बस समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए कैसे Yes, sir. करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बेटा ये, और ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप सबसे पहले क्या बना ले रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, बस वही बैलेंस शीट का दूसरा नाम है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट जो बनता था वो ट्रायल बैलेंस से बनता था, बैलेंस शीट जो बनता था वो एग्जैक्ट वैल्यू होता था। ये एस्टिमेटेड वैल्यू जब होता है तो इसलिए इसको स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखते हैं। तो जो जो एसेट्स उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कैश आपको गिवन है, बैंक आपको दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखे हैं, फर्नीचर है आपके पास, मशीनरी है, सबको आप इधर लिख लीजिए एसेट्स में। आपके पास एक लायबिलिटी भी इन्होंने बताई है बेटा, उस लायबिलिटी को लिख लीजिए। जब आप एसेट्स और लायबिलिटी की बात करेंगे तो हमेशा ये दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ना देखिए, इधर इस 80,000 है सिर्फ, और इस साइड का जो टोटल है बेटा वो 7,20,000 है। तो इस साइड डिफरेंस आ रहा है आपके पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चे? इसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेटा ये कब का बन रहा है? एज ऑन मार्च, ये एंड का बन रहा है। कब का बन रहा है? एंड का, क्योंकि एंड का हमें कैपिटल नहीं दे रखा था। एंड की इंफॉर्मेशन ने हमें सारे एसेट्स, हमारे पास सारी लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो हमने जो एंड का इंफॉर्मेशन था उसमें से सारी चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो प्लीज आप पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, पहले आप स्टार्ट कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन दिखाऊंगे Yes sir. ये देखिए,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह बनाएंगे इसको। इस साइड आपको सारी एसेट्स लिखनी है, इधर आपको लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज है लायबिलिटी में, वो था बेटा सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी था। उसके बाद तो ये एसेट्स है आपका, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स ही है, स्टॉक भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, और ये जो है ये भी एसेट्स है। और कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें और जो चीजें जैसे ये ड्राइंग्स है बेटा, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ये आपके पास। इसके बाद दिया इन्होंने कि कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है ये, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट आएगा। तो ये दोनों चीजें इस बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, ये हाउस होल्ड के एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आता, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों चीजें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी। बताइए, आप इसे नोट कर लें। कोई डाउट है कि सर ये दो वैल्यू क्यों नहीं आई? इवन ये तीसरी वैल्यू जो ऊपर लिख रखी है बच्चे, बेटा ये भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। सर ये भी कहाँ जाएगा? बेटा ये भी उसी में जाएगा, स्टेटमेंट में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। तो ये तीन चीजें मैंने आपसे कटवा दी, एक ये वैल्यू, एक ये 90,000 की वैल्यू, और एक ये 1,50,000 की वैल्यू, ये यहां से आप हटा दीजिए। बाकी सारी चीजें आपके बैलेंस शीट में ही जानी है, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह लीजिए आप। सर बना लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप उसमें क्या बैलेंस करके कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सर 6,40,000। चेतना आपका बेटा? जी चेतना जी, आप भी बता दीजिए। 40,000। जी, अब हम अपना चेक कर लेते हैं जरा कि हमारा क्या होगा। यही वैल्यू थी यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए, 720 में से आपने इसको माइनस कर दिया, 720 में से माइनस किया तो 6 लाख, कितना 6,60,000 कितना बताया बेटा? 6,40,000। 6,40,000। ये आपका जो आया बेटा, ये कैपिटल है आपका। आप यहाँ पे क्लोजिंग लिखना चाहें लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमने एंड का बनाया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये एंड का बन रहा है, तो ये क्लोजिंग ही होगा, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऐसी। अब आप क्या करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है जी। उसमें आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे जो आपने अभी निकाला है 6,40,000, यही निकाला है ना। उसके बाद कुछ चीजें आपको प्लस करनी थी, कुछ चीजें माइनस करनी थी, याद है क्या प्लस करते हैं बेटा? एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग? ड्राइंग से ड्राइंग प्लस करते हैं, और क्या माइनस करते हैं बच्चे? एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं। तो एक बार प्लीज वो कर लीजिए, तो फटाफट ये स्टेटमेंट भी बना लीजिए। क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको एक मिनट। जी
सर प्रॉफिट ऑफ 80,000। प्रॉफिट 80,000 ना? यस सर। जी एक मिनट, ये आपने लिखा एड ड्राइंग 90,000 नहीं था, यस सर। कैपिटल 50,000 था, तो ये यस सर। एडजस्टेड कैपिटल मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक आप स्ट्रेट लाइन ले लिया करिए, यस सर ले लीजिए। ठीक है। उसमें से हमने एडिशनल लेस ओपनिंग कैपिटल हमने या बिगिनिंग का जो कैपिटल है वो हमने माइनस करा, और उसके बाद वैल्यू हमारी 80,000 आ गई। बच्चे समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ले लीजिए, ये मुझे करके आप सेंड करेंगे। इसमें ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल है, इसका मतलब ये हुआ बेटा ये कैपिटल है, और ये बिगिनिंग है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया आपका। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड एसेट्स है, फर्नीचर आपका एसेट, बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, स्टॉक आपके लिए एसेट्स है, और फर्दर कैपिटल है ये आपका एडिशनल कैपिटल है। ड्राइंग्स तो ड्राइंग ही होगा आपका। तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, दो चीजें बनानी पड़ेंगी, एक होगा बेटा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा किसका, प्रॉफिट और लॉस का, और एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये दो चीजें, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्या करेंगे आप, इससे ना क्लोजिंग कैपिटल आपका निकल के आएगा जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपका आया था। ले लिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बेटा।